कहाँ गया उसे ढूंढो। वो यहीं लद्दाख में -10 डिग्री टेम्परेचर पे पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। सरकार से गुहार लगा रहे थे। लद्दाख के कल्चर, हिमालय के अस्तित्व और क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्प्रभाव से लड़ रहे थे। आप समझ तो गए होंगे, हम रियल लाइफ रेंचो सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। ये वही पर्सनालिटी हैं जिनको लगभग 15 अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2020 में इन्हीं की एक आवाज पर पूरे देश ने चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दिया था। इन्होंने आइस स्तूपा टेक्निक का इन्वेंशन किया, जिससे विंटर वाटर को आर्टिफिशियल ग्लेशियर के फॉर्म में स्टोर करा जा सके और गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत को दूर करा जा सके। चलिए हर बार की तरह पूरा डिटेल में वाकया समझाते हैं, लेकिन हाँ, ये वीडियो किसी पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा। एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और एनवायरमेंटलिस्ट के नजरिए से देखने की कोशिश करिएगा। और हाँ, हम वीडियोज के लिए बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, सारे फैक्ट्स कलेक्ट करके आप तक पहुँचते हैं। कोई फालतू की चीज़ नहीं, कोई बाइसिंग नहीं, केवल काम की चीज़ बस। और अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, फ्री है। वो क्या है ना कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। देखो, सोनम सर की 2 मेन डिमांड है। पहला स्टेटहुड, मतलब स्टेट विद असेंबली, और दूसरा लद्दाख में शेड्यूल 6 डिक्लेयर कर दिया। देखो क्या है कि 2019 में गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा दिया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। पहली जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली और दूसरी लद्दाख विदाउट असेंबली। वैसे इंडिया में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो लगभग बिना असेंबली की हैं, दमन दीव और दिल्ली को छोड़कर। और इन यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। वो अपने ब्यूरोक्रेट्स वहां पे भेजती है, मतलब IAS और PCS से हाथों में कमान होती है। देखो क्या है कि लद्दाख पिछले 70 सालों से वो एक यूटी की मांग करता रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख थोड़ा अलग पड़ जाता है। और वो हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं कि उनको फैसिलिटीज से वंचित करा गया है। जितनी भी सेंटर और स्टेट से योजनाएं आती हैं वो ठीक से लद्दाख में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। लेकिन जब 2019 में लद्दाख एक सेपरेट यूटी बना तो वहाँ के लोकल बहुत खुश थे। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज हुआ कि ये यूटी बिना असेंबली के है, वहाँ के लोकल सरकार बना ही नहीं सकते हैं। इनकी कमान सीधा सेंटर ट्रांसफर हो गई है। मतलब अभी तक चीजें श्रीनगर से ऑपरेट होती थी, अब सीधा दिल्ली से होंगी। देखो, सोनम सर की डिमांड का मेन पर्पस यही है कि कमान वहाँ के लोकल्स को दे दीजिए। और दूसरा रीजन ये भी है कि विंटर के सीजन में लद्दाख देश से पूरे 6 महीने के लिए कट जाता है। हैवी स्नोफॉल की वजह से कोई कनेक्टिविटी नहीं बचती है, केवल एयर कनेक्टिविटी ही मात्र एक साधन बचता है। तो वहाँ के लोगों को अपने कंसर्न के लिए हर बार दिल्ली पहुंचना आसान नहीं है। अब हम समझते हैं कि शेड्यूल 6 की डिमांड क्यों करी जा रही है। क्या है कि 370 हटने के बाद इन लोगों को डर है कि वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत बढ़ जाएंगे। हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट के नाम पर रिचेस्ट डाइवर्सिटी और फ्रेजाइल इकोसिस्टम को तहस नहस कर देंगे और यहाँ के ट्राइबल कल्चर को एक झटके में खत्म कर दिया जाएगा। तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए शेड्यूल 6 की डिमांड कर रहे हैं। भारत के संविधान में ये 6 शेड्यूल है, जिसमें लद्दाख बिल्कुल सही बैठता है। अब समझ लेते हैं शेड्यूल 6 क्या चीज है। देखो क्या है कि संविधान में एक आर्टिकल है 244। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एरिया में शेड्यूल ट्राइब डोमिनेट कर रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट LG की रिकमेंडेशन से उस एरिया के लिए शेड्यूल 6 डिक्लेयर कर सकते। मतलब ये मान लो कि उन एरियाज को एक स्पेशल पास दे दिया जाता है, जिससे वो अपने खुद की सरकार बना सकते हैं और अपनी चीजें अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते। और काम की बात यह है कि शेड्यूल 6 कोई जनरल प्रोविजन नहीं है, ये केवल और केवल 4 राज्यों के लिए एप्लीकेबल है, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। बस ऐसा नहीं है कि शेड्यूल 6 लद्दाख के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। संविधान में अमेंडमेंट करके लद्दाख के लिए एप्लीकेबल करा जा सकता है। इन ट्राइबल एरियाज को डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पर बांटा गया है। इन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल ऑपरेट करते हैं, जिनमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 चुनकर आते हैं और 4 वहाँ के LG अपॉइंट करते हैं। और इन काउंसिल्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि ये लैंड, एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर पर लॉज बना सकते हैं और ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात उठती है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995 के तहत लेह और कारगिल में तो ऑलरेडी ऑटोनोमस काउंसिल बनी हुई है, फिर भी ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं। वो क्या है ना कि इन लोगों को बहुत ज्यादा पावर नहीं दी गई है। टैक्स के नाम पर केवल ये पार्किंग का टैक्स ही कलेक्ट कर सकते हैं बस। अगर मान लो कि हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। क्या है कि हिमालय वर्ल्ड के वाटर टावर्स में से एक है ड्यू टू इट्स वास्ट ग्लेशियर्स।
जो कि बिलियंस ऑफ पीपल्स को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और नॉर्थ ईस्ट हिमालय तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगर इसी तरह ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बढ़ती रहेगी तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी लगभग 80% ग्लेशियर्स पिघल चुके होंगे, छोटे आइलैंड्स और कोस्टल रीजन डूब चुके होंगे, बाढ़ और तूफान तबाही मचा रहे होंगे, पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो रहा हो। हालांकि ये किसी एक देश की वजह से नहीं है, इसके लिए डेवलप कंट्री और चाइना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। सोचो, जब ये कंडीशन ऑलरेडी फ्यूचर में दिख रही है तो हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे डेवलपमेंट के नाम पर तहस नहस करने की जरूरत नहीं है। वहां का कल्चर एक झटके में खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि माइनिंग, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के रूल तो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं की गाइडलाइन के हिसाब से ही डेवलपमेंट होगा। तो चलिए आपको एक केस स्टडी बताते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ICFRE देहरादून ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, तो उधर अपन लोगों ने मसूरी रीजन में दून वैली भी विजिट करा। यही कुछ 80s की बात है। यूपी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पुश के लिए लाइमस्टोन माइनिंग को प्रमोट कर रही थी। लगभग 100 से अधिक माइंस को परमिशन दी गई। हरे भरे जंगलों और इकोसिस्टम से भरपूर पहाड़ों पर धड़ल्ले से लाइमस्टोन माइनिंग होने लगी, पूरा तहस नहस होने लगा, रेड होल माइनिंग होने लगी, लैंडस्लाइड से विलेजर्स मारे जा रहे थे, उनके घर तबाह हो रहे थे। Forests have been destroyed. Due to the blasting, there is a constant threat of stones falling on our houses, cattle and trees. तो यार नदी, जब मेरी शादी हुई थी ना, यार नदी इतनी बड़ी थी, यार नदी इतनी बड़ी नदी थी यार। सबसे पहले मुख्य हमारा गौचर जंगल बचना चाहिए। खान से परेशान होकर हमने इस जगह पर 16 सितंबर 86 को धरना दिया और चिपको कार्यकर्ताओं को अपने साथ बुलाया। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, आज हिमालय जागेगा, पत्थर वाला भागेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को नेचर से ज्यादा लगाव था। जैसे ही उन्हें ये पता चला तो उन्होंने पूरी तरह से माइनिंग बंद करने का आदेश दिया। लेकिन ये कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने हेलीकॉप्टर से दून वैली का विजिट करा तो पूरे माइनिंग रीजन को ही ग्रीन पेंट कर दिया गया था। मतलब ये कि फॉरेस्ट और माइनिंग एरिया को डिस्टिंग्विश ही न कर पाए। लेकिन बाद में कुछ पब्लिक इंटरवेंशन हुए और NGOs भी आगे बढ़कर आए और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से यह दलीलें दी गई कि लाइमस्टोन देश की जरूरत को फुलफिल करेगा। और 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया कि माइनिंग तभी अलाउ करी जाएगी जब देश पे कोई थ्रेट होगा या फिर फॉरेन एक्सचेंज को सेफगार्ड करने की जरूरत हो। रिजर्व फॉरेस्ट में पूरी तरीके से माइनिंग बैन कर दी गई और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ICFRE के साथ ये काम दिया गया कि दून वैल्यू को रिक्लेम कर इकोसिस्टम को वापस लाएं। अब आप ही देखो, मैन मेड और नेचुरल में कितना फर्क होता है। 35 साल हो गए फिर भी वो इकोसिस्टम वापस नहीं आ पाया। इधर भी तो माइनिंग एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट था और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया था, फिर भी दून वैल्यू को रिकवर नहीं कर पाए। यही हाल लद्दाख का भी होगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इन लोगों की डिमांड क्यों नहीं पूरा करना चाहती है। 370 हटने के बाद लगभग 4000 एकड़ जमीन इंडस्ट्रीज को दे दी गई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लगभग 29 रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लगभग हर पॉसिबल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। लगभग 10 गीगावाट सोलर एनर्जी के लिए 20,000 एकड़ जमीन पैंग रीजन में आइडेंटिफाई करी गई, जो कि पैस्मीना गोट के लिए ग्रेजिंग लैंड है, जो पैस्मीना ऊल के लिए फेमस है और लोकल्स वो जमीन किसी भी कॉस्ट पर खोना नहीं चाहते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट सोनम सर की डिमांड क्यों नहीं पूरी कर रही है, खासकर शेड्यूल 6 जिसमें लैंड के डिसीजन की पावर वहां के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास होगी। तो सरकार किसी भी हाल में ये पावर नहीं देगी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनमें से कुछ तो एग्जीक्यूशन फेज में भी है। मेरे ओपिनियन से गवर्नमेंट को यह दून वैली का केस भूलना नहीं चाहिए और इन्हें डेवलपमेंट का चश्मा हटा के इन्वायरमेंट का चश्मा लगाने की जरूरत। और मेरे हिसाब से सोनम सर की दाल गलने वाली नहीं है। इन्हें कुछ NGOs के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनम सर की डिमांड पूरी हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।